हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को इजी बनाने के लिए हमने इसके 3 सेक्शंस बनाए हैं। सेक्शन ए जिसमें हम बात करेंगे अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स। सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा VSEPR थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस और लास्ट टॉपिक होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सेक्शन ए कंप्लीट होने के बाद हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी जिसमें हम सीखेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स और लास्ट सेक्शन होगा सेक्शन सी जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट आयनिक बॉन्डिंग। सबसे पहले हम सीखते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। जो एलिमेंट्स हैं इनके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हैं। जो बहुत छोटे एलिमेंट हैं जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, इनके पास इनकम्प्लीट ड्यूप्लेट हैं। ड्यूप्लेट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, जबकि ऑक्टेट का मतलब है प्रेजेंस ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। क्योंकि इनके पास इनकम्प्लीट ड्यूप्लेट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं और अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं या इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज करते हैं। तो केमिकल बॉन्ड 2 टाइप के होते हैं। एक ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ऑन द अदर हैंड वो बॉन्ड जो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्योंकि सेक्शन ए में हमें कोवेलेंट बॉन्ड की ही बात करनी है तो अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के हम पैटर्न समझेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड 2 टाइप का होता है। एक ऐसा बॉन्ड जिसमें ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड को इस सिंबल से दिखाया जाता है। वेराज ऑन द अदर हैंड ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स की साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से बनता है तो इसे बोलते हैं पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हमारे पास एक s ऑर्बिटल है जिसकी शेप स्फेरिकल होती है। जब ये किसी दूसरे s ऑर्बिटल के साथ जुड़ता है तो इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसको हम शेडेड रीजन से दिखा रहे हैं और जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह से हमारे पास एक s ऑर्बिटल है जो जुड़ता है p ऑर्बिटल के साथ जिसकी शेप डम्बल है। इनकी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसके रिजल्टेंट सिग्मा बॉन्ड बनता है। इस ओवरलैपिंग को हम शेडेड रीजन से दिखा रहे हैं। सिमिलरली हमारे पास एक p ऑर्बिटल है। जब ये जुड़ता है एक और p ऑर्बिटल के साथ तो इसमें भी हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसे हम शेडेड रीजन से दिखा रहे हैं। जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है जिसके रिजल्टेंट दोनों ज्वाइनिंग एटम्स के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आते हैं। बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है एंड यही रीजन है कि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा पावरफुल होता है और इसको तोड़ने की एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। अब इसी तरह हम सीखते हैं फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। हमारे पास ये p ऑर्बिटल है जिसकी शेप डम्बेल है। इसे हम दूसरे एटम के p ऑर्बिटल के साथ साइड बाय साइड ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक p ऑर्बिटल ये रहा और दूसरा p ऑर्बिटल इस तरह से साइड बाय साइड ओवरलैप किया जाता है। ओवरलैपिंग पोर्शन को हम शेडिंग से दिखा रहे हैं। इस तरह की ओवरलैपिंग को बोलते हैं साइड बाय साइड ओवरलैपिंग और जो बॉन्ड बनता है इसे पाई बॉन्ड बोला जाता है। क्योंकि ये पाई बॉन्ड 2 p ऑर्बिटल्स के बीच में बन रहा है इसीलिए इसे p पाई बॉन्ड भी कहा जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो एक p ऑर्बिटल हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया, दूसरा p ऑर्बिटल यहाँ रिप्रेजेंट किया। अब हमें इन दोनों को साइड बाय साइड ओवरलैप दिखाना है तो इसका तरीका है
कि हम ऊपर भी 3-4 लाइंस ड्रॉ करेंगे, इन्हें अच्छे से हम शेड कर देंगे। सिमिलरली नीचे भी हम 3-4 लाइंस ड्रॉ करके इन्हें अच्छे से शेड कर देंगे। ये रिप्रेजेंटेशन भी बता रहा है कि दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है और ये पाई बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास एक डी ऑर्बिटल है जिसकी शेप डबल डंबल होती है। इसी तरह हमारे पास एक और डी ऑर्बिटल है, इसकी शेप भी डबल डंबल है। दोनों डी ऑर्बिटल्स को हमें साइड बाय साइड ओवरलैप करते हुए दिखाना है, लाइक दिस। जो भी ओवरलैप हो रहे हैं उसको हम शेड करके दिखा रहे हैं। इस बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड, और क्योंकि ये दोनों डी ऑर्बिटल्स के बीच में बना है इसीलिए इसे बोला जाता है डी पाई बॉन्ड। समटाइम्स दोनों डी ऑर्बिटल एक दूसरे से दूर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस डी पाई बॉन्ड को दिखाने के लिए हम 3-4 लाइंस ऊपर ड्रॉ करेंगे, इन्हें अच्छे से शेड करेंगे। सिमिलरली 3-4 लाइंस नीचे ड्रॉ करके इन्हें भी अच्छे से शेड करेंगे। ये बता रहा है कि दोनों डी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास है एक डी ऑर्बिटल एंड एक पी ऑर्बिटल। जब डी और पी ऑर्बिटल के बीच में साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ओवरलैप पोर्शन है उसे हम थोड़ा शेड करके दिखा रहे हैं। इस बॉन्ड का नाम है पाई बॉन्ड, और बेटर होगा अगर हम ऑर्बिटल्स के नाम के साथ बुलाएं तो इसे बोलते हैं डी पाई पी पाई बॉन्ड, जिसमें एक एटम का डी ऑर्बिटल है जबकि दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल है। हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये हमारे पास डी ऑर्बिटल है, ये हमारे पास पी ऑर्बिटल है। हम इनको ऊपर नीचे ओवरलैपिंग को इस तरह से शेडिंग करके दिखा देंगे। ये होता है डी पाई पी पाई बॉन्ड। जब भी पाई बॉन्ड बनता है तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को साइड बाय साइड ओवरलैप करना होता है, और साइड बाय साइड ओवरलैपिंग में ऑर्बिटल्स का पोर्शन उतना ज्यादा नहीं इफेक्टिव होता जितना सिग्मा बॉन्ड में होता है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे से हेड ऑन ओवरलैपिंग करते हैं। सो मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा इफेक्टिव होती है, एंड दैट्स व्हाई द रीजन इज सिग्मा बॉन्ड को तोड़ना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, जबकि पाई बॉन्ड इजीली टूट जाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की जो एनर्जी है, जिसे हम बॉन्ड एनर्जी के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ पाई बॉन्ड. It is because in the formation of sigma bond, head-on overlapping occurs between the two atomic orbitals, due to which nucleus becomes closer to each other, and the overlapping portion between two orbitals is much greater than as in pi bond. जब भी दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड. जब भी दो एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है. और जब भी दो एटम्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से मिडिल वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा है, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों बॉन्ड पाई बॉन्ड है. तो कंक्लूजन बनता है वन सिंगल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सिग्मा बॉन्ड, while one double bond consists of one sigma and one pi bond, while one triple bond consists of one sigma and two pi bonds. और अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन. सो अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की. किसी भी कंपाउंड की शेप को समझाने के लिए हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जिसमें से पहली थ्योरी हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल को समझेंगे. लेट्स से हमारे पास है CH4 और हमें CH4 की शेप को निकालना है. इसकी शेप को निकालने के लिए हमें कार्बन के बारे में सोचना होगा. हमेशा हाइब्रिडाइजेशन उस एलिमेंट की निकालते हैं जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं. CH4 में कार्बन का 1 एटम है जबकि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं.
तो इसीलिए हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करेंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p2। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, हीलियम 2s2 2p2। इट मींस हीलियम 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पर है। क्योंकि कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ने आ रहे हैं, इसीलिए कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। ऐसा करने के लिए कार्बन अपने पास से 2s से इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट कर देता है। एज अ रिजल्ट अब 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल हम कह सकते हैं कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए। इसी को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। जब हम हाइड्रोजन को बोलते हैं कि आइए और अब आप 2s के साथ और 2p के साथ बॉन्डिंग करिए, तो हाइड्रोजन 2s 2p के साथ बॉन्ड बनाने में फेल हो जाता है, क्योंकि 2s की एनर्जी कम है जबकि 2p की एनर्जी ज्यादा है। कार्बन के पास अनइक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्पा प्रिंसिपल आपने समझा है कि 2s की एनर्जी हमेशा लेस होती है जबकि 2p की एनर्जी ज्यादा होती है। तो कार्बन अपने चारों ऑर्बिटल को मिलाता है और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना देता है। एक ऐसा फिनोमिना जिसमें 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी अनइक्वल होती है उन्हें मिलाया जाता है और उन्हें इक्वल एनर्जी का बनाया जाता है, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां हमने 2s को मिलाया, साथ में 2p को मिलाया और एज अ रिजल्ट न्यू ऑर्बिटल्स को बना लिया जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि हम एक s ऑर्बिटल को मिला रहे हैं, 3p ऑर्बिटल हमारे पास हैं, तो इसे बोलेंगे हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो नए ऑर्बिटल्स हमें मिल रहे हैं इनका नाम है sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। When two or more atomic orbitals having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs, due to which new orbitals of equal energies are formed, which are known as hybrid orbitals, and the phenomena is known as hybridization. अब हाइब्रिडाइजेशन के टाइप्स की हम बात करते हैं। सबसे पहला टाइप है हमारे पास और इसका नाम होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। सेकंड टाइप है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड टाइप होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। फोर्थ टाइप है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। फिफ्थ बनता है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन और सिक्स्थ होता है sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। अब हम सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे और यह है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझने के लिए हमें पहले इसकी डेफिनेशन को समझना होगा। When 1s and 1p atomic orbital having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs, due to which two new orbitals of equal energies are formed, which are known as sp hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp hybridization. तो सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास BeF2, BeH2, BeCl2 या फिर हम लिख सकते हैं C2H2। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक ओवर होने के बाद आपको बताया जाएगा। फिलहाल हमारे सामने क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अब इसको देखेंगे। क्वेश्चन इस तरह से आपको एग्जाम में मिलेगा, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BeF2। तो हमारे पास BeF2 है
सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन सोचेंगे बेरिलियम की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जिसके नंबर ऑफ एटम्स कम होते हैं हमेशा उसी की हाइब्रिडाइजेशन पहले सोची जाती है। बेरिलियम का नंबर 4 होता है, कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2, हीलियम 2s2। इट मींस 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p ऑर्बिटल भी है लेकिन वो अभी खाली है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस कॉन्फ़िगरेशन को ग्राउंड स्टेट पे लिखा जाता है। बेरिलियम को फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बनाने हैं, उसके लिए जरूरी है कि बेरिलियम अपना 2s से एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट कर देता है। अब 2s में भी एक इलेक्ट्रॉन है, 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट पर होती है। बेरिलियम एक 2s ऑर्बिटल को और एक 2p ऑर्बिटल को मिलाता है और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना देता है। जैसे कि मान लेते हैं कि 2s की एनर्जी 10 जूल्स है, 2p की एनर्जी 20 जूल्स है। बेरिलियम ने इन दोनों को मिक्स किया, 10 प्लस 20 30 जूल बनाया, डिवाइड बाय 2 15 जूल एनर्जी के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। जब भी 2 या 2 से ज्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया जाता है और उन्हें इक्वल एनर्जी का बनाया जाता है, इन्हीं नए ऑर्बिटल्स को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और इस फिनोमेना को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल जुड़ रहा है, एक p जुड़ रहा है, इसीलिए इसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है और इनको बोलेंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल से जुड़ने के लिए आते हैं फ्लोरीन के एटम्स। ये हमारे पास sp के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, इनसे जुड़ने आ रहे हैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, तो हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp hybrid orbitals are shared by electrons of fluorine atoms। तो इस तरह हमने देखा कि BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, जिससे हमें 2 नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और ये दोनों फ्लोरीन के साथ शेयर हो जाते हैं। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का मेन पर्पस होता है शेप बताना। अभी तक के डिस्कशन से हमें शेप नहीं पता लग रही है, तो अब शेप कैसे समझेंगे? जब बेरिलियम अपना s ऑर्बिटल देता है तो इसकी शेप स्फेरिकल होती है। हमारे पास p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py एंड pz। इन तीनों में से किसी भी एक ऑर्बिटल को हम लेते हैं और एज अ रिजल्ट हमें नए 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं। किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप इस तरह बन जाती है। जब s और p ऑर्बिटल्स मिक्सअप होते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को खो देते हैं और अब न्यू शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। हमें इन 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में इस तरह रखना है सो दैट कम से कम रिपल्शन हो। रिपल्शन कब होती है? जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक्यूट एंगल्स पर या राइट एंगल्स पे रखा जाता है तो उनमें रिपल्शन होती है। ऑब्ट्यूज एंगल या स्ट्रेट एंगल पर रिपल्शन नहीं होती है। तो हमें कोशिश करनी है कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक दूसरे से मैक्सिमम फार अपार्ट हो जाएं। तो इसके लिए बेस्ट पॉसिबिलिटी बनती है कि ये हमारे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसी तरह हमारे पास ये दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है। हम बेरिलियम की बात कर रहे हैं जिसे हमने ब्लू से दिखाया है। दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक दूसरे के मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखा गया है। अब फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। 2p की अगर हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे तो यहां 1 2 3 4 5। इट मींस जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। क्योंकि ये p ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए हमें p ऑर्बिटल को दिखाना होगा, जिसे इस तरह से शो किया जा रहा है।
तो ये हमारे पास फ्लोरीन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है और दोनों के बीच में हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग और इस हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम इस तरह शेड करके दिखा देते हैं। ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह दूसरी साइड भी आप फ्लोरीन को दिखाएंगे जो अपना p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को रखा हुआ है, दोनों के बीच में हो रही है हेड ऑन ओवरलैपिंग और इस तरह से एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये भी फ्लोरीन है। इसका नाम होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ शेयरिंग करके दिखाते हैं तो इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। अब इसी से हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बेरिलियम ने एक सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन के साथ बनाया, इसी तरह दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी फ्लोरीन के साथ बनाया और इनके बीच में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। तो इस शेप का नाम होता है लीनियर, क्योंकि ये तीनों एटम्स एक लाइन में हैं और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि BeF2 की हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करिए, तो पहले आपको हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताना है, फिर इसकी शेप कैसे फॉर्म हुई है, इसके लिए आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, स्ट्रक्चर, शेप एंड बॉन्ड एंगल लिखकर समझाना होगा। अब इसी तरह हम बात करते हैं BeH2 की। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है BeH2 और इसमें हमें सोचना है बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन, जो कि इन सभी डिस्कशन से sp ही आएगी। जब इसके s और p ऑर्बिटल को मिलाएंगे तो ये इस तरह मिलेगा और जब हम इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो हमें हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को सोचना होगा। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, इसका मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, इसी तरह ये हमारे पास हाइड्रोजन है। बेरिलियम 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। तो आपने देखा कि जब फ्लोरीन जुड़ता है तो वो अपने p ऑर्बिटल्स देता है, लेकिन जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो अपने s ऑर्बिटल को शेयरिंग में यूज करता है। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन को समझेंगे। सेकेंड हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास है जिसका नाम होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझेंगे। When 1s and 2p atomic orbital having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs due to which 3 new orbitals of equal energy are formed, which are known as sp2 hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp2 hybridization. इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है BF3, इसी तरह हमारे पास है BCl3, BBr3, BI3, AlCl3 एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है C2H4। ये सभी वेरी इंपॉर्टेंट केसेस हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक के एंड में सिखाए जाएंगे। अब इस पे एक क्वेश्चन लेते हैं। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ BF3। हमारे पास BF3 है, इसका मतलब हमें बोरॉन की हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करनी है। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है 1s2 2s2 2p1। इसको लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p1। इसका मतलब 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट पर। अब एक इलेक्ट्रॉन 2s से 2p में शिफ्ट हो जाता है, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्साइट स्टेट पर। क्योंकि 2s और 2p की एनर्जी इक्वल नहीं होती है, इसीलिए ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिलाया जाता है और इन्हें इक्वल एनर्जी का बनाया जाता है, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्योंकि एक s ऑर्बिटल जुड़ रहा है, 2 p ऑर्बिटल जुड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम भर देंगे
और इन सबका नाम होता है sp2, ये भी sp2, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को एक बार हम फिर से बना रहे हैं। ये जो ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं ये बोरॉन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनके साथ जुड़ने आ रहे हैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, जिन्हें हम रेड कलर से दिखा रहे हैं। ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो लिखना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp2 hybrid orbitals are shared by electrons of fluorine atoms। अब हम शेप की बात करेंगे। बोरॉन s ऑर्बिटल देता है जिसकी शेप स्फेरिकल होती है, साथ में px देगा, py देगा और pz देगा। इन तीनों में चॉइस है, लेट्स से हम px ले लेते हैं, py और pz में से कोई भी एक ऑर्बिटल हम ले सकते हैं। एज अ रिजल्ट हमें टोटल 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ये होती है। अब हमें स्पेस में इन तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखना है और इस तरह से रखना है कि ये एक दूसरे से फार अपार्ट हो, जिससे कम रिपल्शन बने। तो इसका बेस्ट पैटर्न बनता है, एक ऑर्बिटल हमने ऐसे रखा, दूसरा ऑर्बिटल हमने ऐसे रखा और तीसरा ऑर्बिटल हमने ऐसे रखा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, और हम बात कर रहे हैं यहां पे बोरॉन की। अब इनसे जुड़ने आता है फ्लोरीन एटम। ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है जो कि p ऑर्बिटल में होता है। इसने हेड ऑन ओवरलैपिंग करी और इस तरह सिग्मा बॉन्ड बनाया। इसी तरह एक और फ्लोरीन है, ये इसका इलेक्ट्रॉन है, इसने भी हेड ऑन ओवरलैपिंग करी और इस तरह सिग्मा बॉन्ड बना लिया। सिमिलरली एक और फ्लोरीन एटम है, इसने भी हेड ऑन ओवरलैपिंग करी और इसने भी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म कर लिया। ये जो हमने बनाया है इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, और इस हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम में हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल और दूसरे एटम के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग को दिखाना होता है। अब हम इसी से बनाएंगे स्ट्रक्चर, फिर बताएंगे शेप और फिर बताएंगे बॉन्ड एंगल। तो यहां पे बोरॉन है जो फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड बना रहा है, इसी तरह यहां भी फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है और यहां भी फ्लोरीन के साथ एक बॉन्ड है। अगर हम सभी कॉर्नर्स को ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने पर हमें ये एक ट्रायंगल मिल जाता है और इसीलिए इस शेप का नाम होता है ट्रायंगुलर प्लेनर, क्योंकि एक ट्रायंगल जैसी शेप बन रही है इसीलिए इसे बोल रहे हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। बॉन्ड एंगल इसमें आता है 120 डिग्री। तो आपको पता है कि सेंटर पर टोटल कंप्लीट एंगल बनता है दैट इज 360 डिग्री। अगर आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे तो 360 डिवाइड बाय 3 दैट इज 120 डिग्री। तो ये शेप बनती है BF3 की। सिमिलरली इस जैसी शेप ही बनेगी BCl3 की और इस जैसी शेप ही दूसरे कंपाउंड्स की भी होगी। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे जिसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें डेफिनेशन को फॉर्म करना होगा। When 1s and 3p atomic orbital having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs, due to which 4 new orbitals of equal energy are formed, which are known as sp3 hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp3 hybridization। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि CH4, CCl4, SiH4, SiCl4 और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है C2H6। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। हमारे पास CH4 है, यहां पर कार्बन के बारे में सोचेंगे, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2।
इट मीन्स हीलियम 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 2p में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2s ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह दिखाए जाएंगे। 2p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है ग्राउंड स्टेट पर। अब एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनाने हैं। तो यहां पे 2s में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और 2p में भी हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट पर होती है। क्योंकि 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी एनर्जी सेम नहीं है, तो कार्बन इन चारों को मिलाता है और इक्वल एनर्जी का बना देता है। ये जो 4 नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, इनकी एनर्जी सेम हो जाती है। यहां पर 1s कंबाइन कर रहा है और 3p कंबाइन कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम हुआ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन है। कि ये जो ब्लू कलर से इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके साथ शेयरिंग करने आ रहा है हाइड्रोजन, जिसे हम रेड कलर से शो कर रहे हैं। तो हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp3 hybrid orbitals are shared by electrons of hydrogen atoms। अब आपको देखना है कि कार्बन एक अपना s ऑर्बिटल देता है, साथ में p ऑर्बिटल देता है, जिसे हम px बोल रहे हैं। ये हमारे पास py है और ये हमारे पास pz है। इस बार s और तीनों p ऑर्बिटल जुड़ते हैं, जिसके रिजल्टेंट हमें 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलते हैं और किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप ये बनती है। अब हमें सोचना है कि इन चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को स्पेस में किस तरह रखें। अगर हम इन्हें स्पेस में एक स्क्वायर की शेप में रखते हैं तो इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसे हमने एक लाइन ये ड्रॉ करी, इसी तरह एक लाइन ये ड्रॉ करी और दोनों के बीच में एंगल निकाला, दिस इज 90 डिग्री। आपको पता है 90 डिग्री में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये वाली शेप एग्जिस्ट नहीं कर सकती। CH4 स्क्वायर प्लेनर शेप में इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 2 बॉन्ड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जिससे ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। तो अब ये कौन सी शेप ऑक्यूपाई करेगा, इसको ध्यान से समझेंगे। लेट्स से हमारे पास 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। हम इसको नंबर कर रहे हैं। फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल, दिस इज थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज फोर्थ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमने फर्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल को प्लेन पे रखा है। अब जो सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो इस साइड पर हम स्टैंड कर देंगे। जो थर्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो इस साइड पर हम स्टैंड करेंगे और जो फोर्थ इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो हम इस साइड पर स्टैंड करेंगे। ये फिगर कुछ दिखने में इस तरह की लगेगी। इस फिगर को हम पिरामिडल शेप कहते हैं। इस फिगर में 4 वर्टिसेस आपको नजर आ रहे हैं। दिस इज फर्स्ट वर्टेक्स, सेकंड वर्टेक्स, थर्ड वर्टेक्स एंड फोर्थ वर्टेक्स। इन सभी वर्टिसेस से आप सामने वाले ट्राइंगल पर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। लेट्स से हमारे पास ये सबसे ऊपर की वर्टेक्स है, जिससे हम इस पर एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इसी तरह इस वर्टेक्स से यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इस वर्टेक्स से यहां नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इस वर्टेक्स से सामने वाले ट्राइंगल पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ये सभी नॉर्मल एक पॉइंट पे जाके मिलते हैं और इस पॉइंट से सभी वर्टेक्स का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। जैसे यहां से इसका डिस्टेंस सेम है, इसी तरह यहां से इसका डिस्टेंस भी सेम है, सिमिलरली यहां से ये डिस्टेंस भी सेम है और यहां से ये डिस्टेंस भी सेम है। ये जो सेंटर है इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल और इस फिगर का नाम होता है टेट्राहेड्रल। तो अगर हम सभी पेरिफेरल को रब कर दें तो हमारे पास फिगर कुछ इस तरह की आएगी। सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल से
चारों वर्टिसेस का डिस्टेंस बिल्कुल सेम बनता है, और जब इस बॉन्ड एंगल को मेजर करते हैं, दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स, एंड ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री से बड़ा है। दैट्स वाई इसमें स्टेबिलिटी रहेगी और ये शेप बेटर देन स्क्वायर प्लेनर कंसिडर की जाएगी। अब इसी तरह हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे। कार्बन ने अपने चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल को स्पेस में अरेंज करते हैं टेट्राहेड्रल शेप के लिए। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। जुड़ने आ रहा है हाइड्रोजन, इस तरह से कंबाइन करेगा हाइड्रोजन, और जो भी हम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं उसे शेड करके दिखा देंगे। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। ये सभी हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल को दिखाया गया है, जबकि ब्लू से हमने कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को दिखाया है। इस तरह के डायग्राम को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। अब हमें इसकी स्ट्रक्चर को बनाना है। फाइनली इस शेप का नाम बताना है और इसका बॉन्ड एंगल बताना है। कार्बन अपने चारों बॉन्ड्स को टेट्राहेड्रल शेप में रखता है, जहां पर सभी कॉर्नर्स पर हाइड्रोजन प्लेस किए जाते हैं। जब हम बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है 109 डिग्री 28 मिनट्स। इस शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल और ये बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। सो इस तरह से हम हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे, जिसका नाम होता है sp3d hybridization. When 1s, 3p and 1d atomic orbital combine with each other, an energy redistribution occurs, due to which 5 new orbitals of equal energies are formed, which are known as sp3d hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp3d hybridization. इसके कुछ एग्जांपल्स लेंगे, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है PCl5, PF5, ASF5। तो क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें डिस्कस करना है PCl5 को। फास्फोरस यहाँ पे 1 एटम है, जबकि क्लोरीन के 5 एटम्स हैं। इसका एटॉमिक नंबर हम जानते हैं 15 होता है। दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p कितना 3। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो हम इसे ऐसे लिखेंगे नियॉन 3s2 3p3। इसका मतलब हो जाता है नियॉन 3s में हमारे पास हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3p में हमारे पास हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3d हमारे पास खाली पड़ा हुआ है और 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो क्या करें, हम 3s से एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर देंगे, लेकिन ये बताना होगा कि ये सब कुछ अभी ग्राउंड स्टेट पर है। जब शिफ्टिंग करेंगे तो वो एक्साइटेड स्टेट होगी। 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, 3d में हमारे पास है 1 इलेक्ट्रॉन। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज एट एक्साइटेड स्टेट। अब हम क्या करते हैं, इन पांचों को मिला लेते हैं और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना देते हैं। यही आपने डेफिनेशन पढ़ी है सबने, कि हमने इन पांचों को मिलाया और इसमें इक्वल एनर्जी का हमने बना दिया। तो यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, सेम यहाँ। किस किस को मिलाया हमने, 1s को मिलाया, 3p को मिलाया और 1d को मिलाया। तो इसका नाम हो जाता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो हमने बनाए हैं इन्हें बोलेंगे हम sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये बन गए। अब क्या करेंगे बेटा, इन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बन चुके हैं, जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन फास्फोरस का प्रेजेंट है। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने आ रहा है इनके साथ क्लोरीन। क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, तो लिखना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स
आर शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी शेप कैसे बनाए। तो देखिए बेटा, ये हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, ये हमारे पास p ऑर्बिटल है px, इसी तरह हमारे पास ये होता है py ऑर्बिटल, और ये हमारे पास होता है pz ऑर्बिटल। अब हमें एक d ऑर्बिटल लेना है। वो कौन सा d ऑर्बिटल हमें लेना चाहिए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिए। हमें पांचों d ऑर्बिटल में से 1 d ऑर्बिटल लेना है, और वो जो d ऑर्बिटल हम यहां लेते हैं वो होता है dz², क्योंकि इसी dz² की शेप बिल्कुल अलग होती है। याद करो, चलो क्विक रिवीजन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि एक ऑर्बिटल होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं dxy। दूसरा ऑर्बिटल होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं dyz। तीसरा होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं dxz। नेक्स्ट होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं dx² - y²। नेक्स्ट होता है इस तरह से, इसे बोलते हैं dz²। अगर मैं पूछूं कि इन पांचों में से सबसे अलग एक यूनिक ढूंढो, तो ओनली 1 यूनिक कौन सा नजर आ रहा है आपको? आप देखिए कितने लोब्स हैं, इसे कहते हैं 1 लोब, सेकंड लोब, थर्ड लोब, फोर्थ लोब। सबके 4-4 लोब्स हैं, लेकिन ये जो है इसमें 2 लोब हैं और एक सर्कुलर रिंग है। तो बिकॉज ऑफ इट्स यूनिक फीचर, अगर हमें सिर्फ 1 को ही लेना है तो हम इस वाले ऑर्बिटल को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया। अब अगली जो हाइब्रिडेशन होगी वो होगी sp3d2। अगर मैं कहता हूं कि मुझे इन पांचों में से कोई से 2 डी यूनिक लेने हैं, यस, 2 यूनिक की बात करते हैं, 2 यूनिक, फिर हम इसको लेंगे, है ना। अगर हमसे कहते हैं कि हमें 3 यूनिक लेने हैं, अब 3 यूनिक कौन से लें? फिर ऑड वन आउट खेला है ना बचपन में आपने, जब भी ऑड वन आउट होता था तो आपको कहा जाता था 1 ऑड वन आउट ढूंढो। ऑड वन आउट का मतलब ये हो गया एक ऑड निकालना है, तो आपने एक ऑड निकाल लिया। मैं कहता हूं 2 ऑड आउट निकालिए, तो आपने नीचे वाले 2 निकाल लिए। अब मैं कह रहा हूं मुझे 3 ऑड आउट चाहिए, ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल्स को लेना होगा। तो जब हम sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तब हम ऊपर वाले 3 ऑर्बिटल को लेंगे। अभी हम sp3d पढ़ रहे हैं तो हमें dz² लेंगे। ये क्वेश्चन कंपटीशन में भी ऐसे आ चुका है कि PCl5 के अंदर कौन सा d ऑर्बिटल होता है जो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन में? ऑप्शन होता है dz²। राइट ऑप्शन इसका है dz² ऑर्बिटल है जो पार्टिसिपेट करता है। तो चलो अब इनको बना लेते हैं। हमने यहाँ पे आपको बताया कि एज अ रिजल्ट हमें 5 ये ऑर्बिटल्स मिलने वाले हैं। sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमें मिलने वाले हैं 5। तो अब इनको शेप कैसे रखें? पहला तरीका, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल, तीसरा ऑर्बिटल, चौथा ऑर्बिटल, पांचवा ऑर्बिटल, लाइक दिस। इन सबको मिलाकर हम एक पेंटागन बना लेते हैं। अगर मैं पेंटागन की फॉर्म में इन्हें रख लेता हूं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि जो बॉन्ड एंगल होगा ये हो जाएगा 360 डिवाइड बाय 5। अगर 360 को 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाता है? तो 72 तो एक्यूट एंगल होता है, 90 से छोटा होता है, तो ये वाला रिजेक्ट हो गया, ऐसे नहीं बन सकता। अब क्या करें? चलो उस क्या करें के लिए इस शेप को समझते हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूं। इसको रब कर देते हैं। ये हमने कहा है रिजेक्ट हो चुकी है शेप, ये नहीं बन सकती। तो ध्यान से देखना आप क्या पढ़ने वाले हैं। हम एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर ढूंढते हैं। किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर कैसे निकाला जाता है? इसका एंगल बाइसेक्टर बनाइए। ये जो एंगल बाइसेक्टर होता है ये किसी एक पॉइंट पे जाके मिलेगा। ये इस इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेंटर होता है, इसी को ही हम सेंट्रॉइड भी कहते हैं। तो आप एंगल बाइसेक्टर बनाइए, जिस पॉइंट पे आके मिलता है उसे बोलते हैं सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब आप क्या करेंगे? इससे नॉर्मल उठा देंगे। नॉर्मल उठाने का मतलब होता है 3D प्लेन में आपको नॉर्मल उठाना है। तो मैं भी 3D प्लेन में इसको उठा रहा हूं स्ट्रेट लाइन से, लाइक दिस। आपने एक नॉर्मल उठा दिया है। इसी तरह से एक नॉर्मल आप नीचे की तरफ गिरा देंगे। ये नॉर्मल तो यहाँ पे हो गया हमारा। अब हम एक नॉर्मल नीचे की तरफ गिरा देंगे ऐसे।
सो एक नॉर्मल उठाना है और एक नॉर्मल आपको नीचे की तरफ गिरा देना है। ये हमने गिरा दिया यहाँ पे नीचे की तरफ। अब मैं कॉर्नर गिनता हूं, मेरे पास कितने कॉर्नर्स आ चुके हैं। ये मेरे पास है पहला कॉर्नर ए, दूसरा कॉर्नर बी, तीसरा कॉर्नर सी। एक ऊपर की तरफ कॉर्नर है, इसका नाम है डी, और नीचे की तरफ कॉर्नर है, इसका नाम है ई। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो मेरे पास डी वाला पॉइंट है, इससे एबीसी तीनों को मिला दो। ऐसे मैं स्क्रीन पे बना रहा हूं तो हो सकता है मेरी लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हो, लेकिन जब आप पेपर पे बनाएंगे तो आप स्केल का यूज करें। मैंने इसको मिला दिया। आपको क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास एक रेड कलर का ट्रायंगल था और मैंने इस पर एक ब्लू कलर का ट्रायंगल ऐसे बना लिया, एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया और एक ट्रायंगल पीछे की तरफ बना लिया। इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल शेप में बना दिया है। अब इसी तरह इसको भी मिलाइए, नीचे वाले को इस पॉइंट से मैंने ई से ऐसे मिला दिया, सिमिलरली यहां भी मिला दिया, सिमिलरली मैंने इसे भी मिला दिया, लाइक दिस। जब मैं इनको मिला देता हूं तो क्या नजर आया, यहाँ पे देखो मैंने कैसे करा, इस शेप को मैंने ये जो पॉइंट था यहाँ मिलाया, एक ट्रायंगल मिला, ऐसे मैंने यहाँ मिला दिया, लाइक दिस। हमने क्या देखा, हमारे पास एक ट्रायंगल था, ट्रायंगल के ऊपर भी पिरामिड है, नीचे भी पिरामिड है। तो ट्रायंगल के ऊपर नीचे पिरामिड है। बताओ कितने पिरामिड हो गए बेटा? 2 पिरामिड हो गए। 2 को बोलते हैं बाय, तो इसका नाम हो गया ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल। और ट्रायंगल शब्द को हम ट्राइगोनल भी कहते हैं, तो इसका नाम हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ये इसका नाम बन गया। तो हमें एक जो हम फास्फोरस है उसको रेड से दिखा रहे हैं, तो रेड से यहां भी दिखाएंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। 5 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। इसको मैं फिर से बना रहा हूँ छोटे वाला लोब दिखाने के लिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन है। अभी तक 3 बनाए मैंने, 4th बनाना है मुझे। 4th प्लेन से ऊपर निकलेगा, यानी आप कह सकते हैं वर्टिकल एक्सिस पे से बना रहा हूं मैं, और ये प्लेन से नीचे की तरफ होगा। अब जुड़ने कौन आ रहा है बेटा? ये फास्फोरस की बात हुई है। जुड़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन, तो क्लोरीन को हम ब्लू से दिखा रहे हैं, तो क्लोरीन यहाँ जुड़ने आ गया, उसका एक इलेक्ट्रॉन। अब आप इसी डायरेक्शन में दिखाएंगे ऐसे। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसे ऐसे जोड़ देते हैं, इसे ऐसे जोड़ देते हैं, इसे ऐसे जोड़ देते हैं। बताओ क्या ये राइट तरीका हुआ? क्यों राइट तरीका नहीं है? क्योंकि हमें वही डायरेक्शन दिखानी है जिस डायरेक्शन में ऑर्बिटल है। इस ऑर्बिटल की डायरेक्शन ये है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में ऑर्बिटल को रखना चाहिए क्लोरीन के, लाइक दिस। इसी तरह से ये डायरेक्शन है, तो मुझे इसी डायरेक्शन में रखना चाहिए पी के ऑर्बिटल को। यहाँ पे शेडिंग कर दी हमने, ऐसे यहाँ शेडिंग हो गई है, ऐसे यहाँ शेडिंग हो गई है, यहाँ शेडिंग हो गई है। अब इसी तरह यहाँ सोचिए, अगर आपने इसे ऐसे दिखा दिया तो रॉन्ग हो गया। ये डायरेक्शन इधर है, ये डायरेक्शन इधर है, जबकि हमने कहा था हेड ऑन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग के लिए मुझे कैसे करना होगा? इसको ऐसे दिखाना चाहिए। तो ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। अब मुझे बॉन्ड बताने हैं कि मैंने कौन से बॉन्ड बनाए हैं। ये तो इसे कहते हैं सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये बनाया है। अब मुझे इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं इसको समझने वाले हैं। हमने फास्फोरस को दिखाया है रेड से, ये रहा फास्फोरस 1 2 3। चलो मैं लाइन थोड़ा स्केल से बनाने की कोशिश करता हूँ सो दैट स्ट्रक्चर सही समझ में आए। इसी तरह से अबव द प्लेन ये हमारे पास शेप बन रही है। यहाँ पे हम एटम्स रखने वाले हैं, तो ये हमारे पास क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, और ये भी क्लोरीन है। अब मुझे डॉटेड करके पहले आप ट्रायंगल मिलाइए। डॉटेड करके मैंने ये ट्रायंगल को मिला दिया। ये जो ट्रायंगल के कॉर्नर्स होते हैं इन्हें हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये है इक्वेटोरियल पोजीशन, ये भी होती है इक्वेटोरियल पोजीशंस, और ये भी होती है इक्वेटोरियल पोजीशन।
ये जो ऊपर नीचे जो वर्टिकल एक्सिस पे हम क्लोरीन रखते हैं इसे बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। दिस इज एक्सियल पोजीशन। तो अब हम बात करते हैं इस शेप की, तो इस शेप को हमें क्या नाम देना चाहिए? तो ये जो शेप है इसका नाम बन जाता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इस शेप को हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब हम बॉन्ड एंगल को डिस्कस करते हैं कि ये बॉन्ड एंगल कितने बन गए। बॉन्ड एंगल हो गया हमारे पास 180 डिग्री बिटवीन एक्सियल एंड एक्सियल। अगर आप इस वाले क्लोरीन को देखें और इस क्लोरीन को देखें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है 180 डिग्री का एंगल। 180 डिग्री बेटर देन 90 डिग्री है क्या? ग्रेटर देन 90 डिग्री है 180 डिग्री? तो इसलिए ये 72 से तो और फार बेटर है। हम पहले वाले केस में 72 आ रहे थे सारे, तो ये ज्यादा बेटर है उससे, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, अब इनको देखते हैं ये एंगल कितना बन रहा है। तो बताइए बेटा, अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, हम इसके एंगल बाइसेक्टर को मिला देते हैं तो ये सब इस पॉइंट पे जाके मिलते हैं। ये एंगल कितना बनता है? 120 डिग्री बन रहा है। 120 डिग्री जो एंगल बन रहा है, ये कौन सा एंगल बन रहा है? इसको क्या नाम देंगे हम? इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 120 बन रहा है, जो कि हम कहेंगे फार बेटर है 72 डिग्री से। पहले वाले केस में सारे 72 बन रहे थे ना जब हमने पेंटागन बनाया था, लेकिन ये जो एंगल बन रहा है ये 120 डिग्री बन रहा है, जो कि 72 से बड़ा है। अब इसकी बात करते हैं। अगर हम एक्सियल को देखें और इक्वेटोरियल को देखें तो ये इस तरह से है, क्योंकि ये तो प्लेन से ऊपर है ना। तो इस एंगल की अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना नजर आ रहा है बेटा आपको? 90 डिग्री बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। यस, 90 पे हम रिपल्शन मान सकते हैं कि यहाँ रिपल्शन होगा, क्योंकि हमने बोला है 0 to 90 के बीच में रिपल्शन होती है। बट स्टिल ये शेप, ये बॉन्ड एंगल 72 डिग्री से फार बेटर है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, PCl5 इज अ रिएक्टिव कंपाउंड। PCl5 एक रिएक्टिव कंपाउंड है, ऐसा क्यों है? हमें इस क्यों का रीजन बताना है। तो ध्यान से देखिए बेटा, जो PCl5 होता है उसमें पांचों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती हैं। जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती हैं, यानी P-Cl बॉन्ड लेंथ एक्सियल, ये लंबी होती हैं कंपैरेटिवली बॉन्ड लेंथ PCl इक्वेटोरियल। क्योंकि एक कंपाउंड में अनइक्वल बॉन्ड लेंथ है, तो उस कंपाउंड के टूटने के या डिसोसिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। दैट्स व्हाई PCl5 बहुत जल्दी टूट जाता है और बनाता है PCl3 प्लस Cl2। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बॉन्ड वीक होता है उसके टूटने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और अगर बॉन्ड वीक है, बॉन्ड टूट रहा है, तो वो कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव कंसिडर किया जाता है। तो सेम बात हमने यहां बताई कि जो PCl5 है उसके अंदर पांचों बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। आउट ऑफ दीज 5 बॉन्ड लेंथ, टोटल बॉन्ड लेंथ छोटी होती है, एक्सियल बॉन्ड लेंथ लंबी होती है, और इसीलिए ये बॉन्ड बहुत जल्दी टूट जाता है। कौन सा बॉन्ड? ये वाला बॉन्ड, और ये बॉन्ड टूट जाता है, सिर्फ PCl3 और Cl2 बचता है। तो ऐसे कंपाउंड जिसमें बॉन्ड जल्दी टूट जाते हैं उन्हें रिएक्टिव कंपाउंड कहते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कि PCl5 रिएक्टिव क्यों होता है। अब इसी पे दूसरा क्वेश्चन बन गया कि why are axial bond length greater than equatorial bond lengths in PCl5? एक्सियल बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से लंबी क्यों होती है? अब ये क्वेश्चन बन रहा है। PCl5 का स्ट्रक्चर है वो एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, जिसमें एक्सियल बॉन्ड्स पे जो क्लोरीन एटम्स होते हैं ये इक्वेटोरियल से 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं। सब समझ रहे हैं ना ये 3D स्ट्रक्चर कैसा होगा? ये कुछ इस तरह का दिखेगा, 3 डायमेंशनल प्लेन में ये कुछ इस तरह का दिखेगा। तो ये इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, और इसके साथ भी 90 का एंगल बना रहा है, लाइक दिस। ये जो रिपल्शन है 90 पर, हमने पढ़ा है कि रिपल्शन एक्ट करता है, यहाँ पे रिपल्शन काम कर रहा है, तो इसलिए इसको जब रिपल्शन मिलेगा इस एटम को, तो ये एटम थोड़ा सा दूर हो जाएगा बिकॉज ऑफ रिपल्शन। सेम इसके साथ सोचें, इस एटम को भी रिपल्शन मिल रहा है क्योंकि इसके साथ भी 90 का एंगल है, तो ये एटम भी रिपल्शन की वजह से थोड़ा और दूर हो जाएगा। और यही रीजन है कि ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, इनकी जो लंबाई है, जो बॉन्ड लेंथ को हम मेजरमेंट करेंगे, ये इस बॉन्ड लेंथ से ज्यादा बड़ी आएगी। तो कैसे बोले इस बात को कि एक्सियल बॉन्ड्स पर जो क्लोरीन के एटम्स होते हैं
वो इक्वेटोरियल बॉन्ड से 90 डिग्री पर होते हैं, जिसकी वजह से रिपल्शन बहुत ज्यादा हायर होता है कंपैरेटिवली इक्वेटोरियल बॉन्ड्स पे क्लोरीन एटम के, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ सिर्फ 120 के एंगल पर है। 120 पर रिपल्शन बहुत कम होगा, लेकिन 90 पर रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। इफ आई एम सेइंग रिपल्शन ज्यादा होगा तो एटम्स दूर दूर होंगे या पास पास होंगे? कि जब भी दो एटम एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अगर दो इंसान एक दूसरे से बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं तो क्या करती है पब्लिक? उन्हें कहती है आ जाओ, पास आ जाओ और लड़ो खूब, एक दूसरे का सर्वर फोड़ दो, या फिर पब्लिक उन्हें दूर करती है? ऑफ कोर्स दूर करती है। तो इसका मतलब हुआ दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे बढ़ा दिया जाता है। सेम बात यहां पर है कि जब ये दोनों एटम्स एक दूसरे के पास आ रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं एक दूसरे को, तो रिपल्शन होने की वजह से जो एक्सियल बॉन्ड के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से फार अपार्ट हो जाते हैं, और दैट्स व्हाई एक्सियल बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। कि जब भी 1s 3p और 2d एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करते हैं तो एक एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, जिसके रिजल्टेंट 6 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी एनर्जी इक्वल होती है। इसको बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 का पहला एग्जांपल होता है sf6, दूसरा एग्जांपल है SeF6। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sf6। तो मेरे पास है sf6। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, that is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। कॉन्फ़िगरेशन बन रही है नियॉन 3s2 3p4। इसका मतलब हो गया नियॉन में हमारे पास 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि 3p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं जिसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 3d बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे है। आने वाले गेस्ट क्योंकि 6 हैं तो रूल ये कहता है कि 6 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया। एज अ रिजल्ट नियॉन में नो चेंज। 3s में अब हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है। 3p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन है, और 3d में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्साइट स्टेट में। इन 6 ऑर्बिटल्स को मिलाया और इन्हें हमने इक्वल एनर्जी का बना दिया। एक s जुड़ रहा है, 3 p जुड़ रहे हैं, 2 d जुड़ रहे हैं, तो नाम हो गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो बने इन्हें बोलते हैं sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इन्हें हम ये बोलेंगे। अब इनमें शेयरिंग करने की बारी है, तो फ्लोरीन आ रहा है शेयरिंग करने के लिए। पहले हम इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। ये हमारे पास सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें मैंने रेड से दिखाया है, और जो फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम ब्लू से दिखा रहे हैं। तो लिखना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर शेयर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्लोरीन एटम्स। तो हमारे पास ये एक s ऑर्बिटल है, इसी तरह हमारे पास ये px है, ये हमारे पास py है, ये हमारे पास pz ऑर्बिटल है। साथ में हमें लेना है 2d ऑर्बिटल। अभी मैंने आपको बताया था जब भी हमें 2d ऑर्बिटल लेने होते हैं तो बेटर होता है हम लेते हैं dx² - y²। साथ में हमें लेना है dz²। दिस इज dz²। रिजल्टेंट मुझे मिलेंगे 6 sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब इन 6 को कैसे रखें, इस बात को ध्यान से देखें। हमने एक ऑर्बिटल ऐसे रखा, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, इनको ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने से ये एक हेक्सागन बन गया। सबने बचपन में सीखा होगा हेक्सागन ऐसी शेप बन जाती है। अभी जो हेक्सागन बना है इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है? बाय 6 तो बन गया 60 डिग्री। तो 60 डिग्री तो एक्यूट एंगल है ना बेटा। और हमने अभी तक आपको पढ़ाया है हाइब्रिडेशन में कि जब भी 0 से लेकर 90 डिग्री का एंगल होता है तो ये एक्यूट एंगल होता है, और 0 to 90 में रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। तो ये शेप तो हमारी रिजेक्ट हो गई, ये नहीं बन सकती। तो अब कौन सी शेप बनने वाली है, चलो शेप की स्टडी करते हैं। मेरे पास एक स्क्वायर है, मुझे स्क्वायर का सेंटर चाहिए। कैसा निकालें इसका सेंटर?
तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा है, स्क्वायर का सेंटर निकालने का तरीका होता है कि आप पहले डायगोनल ड्रॉ करेंगे। ये रहा डायगोनल, वो जो आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ये इस स्क्वायर का सेंटर होगा। अब आपने क्या करा, जितनी लेंथ एक वर्टेक्स से लेकर सेंटर तक की है उतने डिस्टेंस पे आप नॉर्मल उठा लेंगे। अगर ये लेंथ मैं कहता हूं 5 सेंटीमीटर की आ रही है तो आप 5 सेंटीमीटर का ही नॉर्मल उठा लेंगे और इतना ही लेंथ का 5 सेंटीमीटर का नॉर्मल गिरा देंगे। आपको ये काम करना है। क्या सबको ये बात समझ में आई? फिर से सुनिए, हमने एक स्क्वायर लिया, स्क्वायर का सेंटर ढूंढा। कैसे? दो डायगोनल्स बना दो, बीच वाला पॉइंट आ गया, सेंटर हो गया। सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का डिस्टेंस नाप लो, इतने मेजरमेंट का नॉर्मल खड़ा कर दीजिए। नॉर्मल खड़ा करने का मतलब इस प्लेन में नहीं करना है आपको, प्लेन से ऊपर, यानी कि प्लेन से ऊपर कैसे करूंगा? ऐसे, ये ऐसे। 3D स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगेगा ये दिखने में। 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आएगा। अब मुझे बताओ इस स्ट्रक्चर में कितने कॉर्नर्स नजर आ रहे हैं? ये है फर्स्ट कॉर्नर, ए कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर, थर्ड कॉर्नर, फोर्थ कॉर्नर, फिफ्थ कॉर्नर एंड सिक्स कॉर्नर। मुझे 6 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, आप सबको भी इतने ही 6 कॉर्नर नजर आ रहे हैं, राइट? अब हमें क्या करना है, हर एक कॉर्नर से सामने वाले दोनों पॉइंट्स पर ट्रायंगल बनाना है। मतलब क्या हुआ, कलर चेंज करके बना रहा हूं। एक ट्रायंगल मैंने यहां पे बनाया, इसी तरह से मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया और मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, लाइक दिस। मुझे बताओ इस स्क्वायर के ऊपर मैंने कितने ट्रायंगल्स ड्रॉ करे? 4। अब नीचे वाले ट्रायंगल्स की बारी है तो मैं अपना मार्कर चेंज कर लूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो जाए। मुझे एफ पॉइंट से जो स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स उनको ज्वाइन करना है। कैसे? मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, ऐसे मैंने एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया, इसी तरह से एक ट्रायंगल मैंने ऐसे बना लिया और सेम मैंने यहां से भी एक ट्रायंगल ऐसे बना लिया। बताओ कितने ट्रायंगल्स ज्वाइन हो गए बेटा? ऊपर की तरफ 4। ऊपर की तरफ बताओ पहले मुझे 4 हैं। नीचे की तरफ कितने हैं? नीचे की तरफ भी 4 हैं। 4 और 4 मिलके क्या बन जाते हैं बेटा? 8 बन जाते हैं। 8 की केमिस्ट्री होती है ऑक्टा। जब भी 8 होता है तो उसके लिए शब्द होता है यहाँ पर ऑक्टा। ट्रायंगल के लिए शब्द होता है हेड्रल और शेप का नाम हो गया ऑक्टाहेड्रल। सल्फर एक बॉन्ड यहां बना रहा है, 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 एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर बना रहा है, एक बॉन्ड प्लेन से नीचे बना रहा है। किसके साथ बना रहा है बॉन्ड? यहाँ पे भी एक फ्लोरीन है, 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 सेम फ्लोरीन यहाँ पर है। ये शेप बनती है SF6 की और इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। फिर से देखिए, अभी हमने यहां पढ़ा था कि जो हेक्सागन शेप है दैट इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं हो रही है शेप? इसलिए पॉसिबल नहीं हो रही क्योंकि भाई बॉन्ड एंगल जो होता है वो बहुत छोटा आ रहा है, 90 से छोटा बन रहा है और हमने कहा था 90 से छोटे में तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। तो फिर 6 कॉर्नर्स वाली कोई 3D शेप सोचो तो 6 कॉर्नर वाली 3D शेप हमारे सामने ये होगी। इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। शेप का नाम ऑक्टाहेड्रल कैसे पड़ा, इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि 4 ट्रायंगल ऊपर 4 ट्रायंगल नीचे, तो 4 और 4 मिलके बन जाता है 8। 8 मतलब ऑक्टा, ट्रायंगल मतलब हेड्रल, नाम हुआ ऑक्टाहेड्रल। अब हम HOD सीखते हैं। HOD सीखेंगे तो ही स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। तो देखो हम सल्फर को दिखाने के लिए रेड कलर का यूज कर रहे हैं। एक ऑर्बिटल ये रहा, छोटा लोब बड़ा लोब दोनों लोब बना दिए, छोटा लोब बड़ा लोब दोनों बना दिए। अब इसी तरह से थर्ड वाला लोब दिखाइए, ऐसे ही आपको फोर्थ वाला दिखाना है। ये चारों जो हमने बनाए हैं बेटा, ये चारों एक प्लेन में बनाए हैं, लाइक दिस। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। एक अबव द प्लेन, प्लेन से ऊपर बनाना है और एक प्लेन से नीचे बनाना है।
लाइक दिस। जब आप ऊपर नीचे वाले बनाते हो ना, थोड़ा सा लंबा बनाए जिससे कि शेप हमें 3D नजर आए। अब हमने फ्लोरीन को ब्लू से दिखाया है तो इसको ऐसे दिखाएं, ये फ्लोरीन है। फिर इसको ऐसे दिखाएं, सेम यहां भी ऐसे दिखाएंगे। ये भी फ्लोरीन है, 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 और जो बीच में बनाया है ये सल्फर है। अब आप इसके सिग्मा बॉन्ड्स दिखा दीजिए। तो सिग्मा बॉन्ड्स को लेट्स से मैं ब्राउन से दिखा, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स है। अब हमें इसका स्ट्रक्चर दिखाना है, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसको समझते हैं। तो सल्फर को मैंने अभी स्ट्रक्चर बना दिया था, वैसे सल्फर को बीच में दिखाएं, इससे आप 4 बॉन्ड बनाएं, एक बॉन्ड ऊपर एक बॉन्ड नीचे बनाएं, चारों बॉन्ड्स और ऊपर नीचे बॉन्ड्स पर फ्लोरीन को रखें, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, ऊपर भी फ्लोरीन, नीचे भी फ्लोरीन। इस वाले पोर्शन को डॉटेड दिखा दें कि ये जो है हमारे पास एक प्लेन में है, जबकि ऊपर नीचे वाले जो फ्लोरीन है वो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है। अब इस शेप का नाम बताइए बेटा। इस शेप का नाम होता है ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशंस होती हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशंस है। ऊपर नीचे वाली पोजीशन को हम एक्सियल पोजीशन कहते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि 180 डिग्री बॉन्ड एंगल बन रहा है, बताइए किसके बीच में। अब अगर मैं बोलता हूं कि 90 डिग्री एंगल बन रहा है बिटवीन इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, अब बात करते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल की। एक्सल इक्वेटोरियल के एंगल्स कितने आएंगे बेटा, वो भी 90 आएंगे एक्सल इक्वेटोरियल। देखो 90 पे तो रिपल्शन होना चाहिए ना, लेकिन ये जो इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल एंगल है 90 डिग्री, इट इज फार बेटर देन 60 डिग्री। पहले वाले केस में तो 60 मिल रहे थे ना, ये वहां पर, यहाँ पे तो सारे एंगल्स हमें 60 मिल रहे थे, ये भी 60, 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 ये भी 60। लेकिन अब हम कहेंगे हमारे पास ज्यादा बेटर कंडीशन है कि इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 90 हो गया विच इज ग्रेटर देन 60, एक्सल इक्वेटोरियल भी 90 हो गया विच इज ग्रेटर देन 60, 180 डिग्री एक्सल एक्सल के बीच में आ गया, अगेन ये भी ग्रेटर देन 60 हो गया, जो कि फार बेटर कंडीशन हो गई। दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। तो क्वेश्चन बनता है SF6 इज काइनेटिकली इनर्ट। ये काइनेटिकली इनर्ट का मतलब क्या है कि जब हम इससे रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं तो ये रिएक्शन ही नहीं करता। ऐसा क्यों होता है? अभी हम कहते हैं PCl5 बहुत ज्यादा रिएक्टिव कंपाउंड है, लेकिन इस केस में हम कह रहे हैं कि ये तो रिएक्टिव कंपाउंड ही नहीं है, बल्कि ये तो इनर्ट बिहेवियर दिखा रहा है। ऐसा इसलिए कि SF6 के अंदर, इसका रीजन बता रहा हूं मैं, ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि SF6 के अंदर सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, या हम कह सकते हैं इसके पास सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होने की वजह से इसके बॉन्ड्स आसानी से नहीं टूटते हैं, और इसीलिए हम इसे इनर्ट बोल रहे हैं। आप देखो ना शेप कैसी बन रही है इसकी, 1 2 3 4 5 6, ये फ्लोरीन, यहाँ पे भी 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 फ्लोरीन, सभी बॉन्ड लेंथ इसकी इक्वल आ रही हैं, और क्योंकि इक्वल बॉन्ड लेंथ आ रही हैं ये शेप ऑक्टाहेड्रल बन रही है। इसके बॉन्ड नहीं टूट पाता है रूम टेम्परेचर पे, एंड दैट्स व्हाई ये एक इनर्ट सब्सटेंस की तरह बिहेव करता है। अब हम बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। When 1s, 3p and 3d atomic orbital having unequal energy combine with each other, an energy redistribution occurs due to which 7 new orbitals are formed, which are known as sp3d3 hybrid orbitals, and the phenomena is known as sp3d3 hybridization. इसका एग्जाम्पल है IF7। IF7 में हम किसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे बेटा? आयोडीन। कॉन्फ़िगरेशन हम शॉर्ट में लिख सकते हैं सीधा, क्रिप्टन 5s2 5p5। 5s का मतलब होता है 1 ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 5p का मतलब होता है
इसमें हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5d। अब d की हम बात कर रहे हैं, ये खाली पड़ा होगा। आने वाले गेस्ट हमारे पास 7 है, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब हमारे पास 5s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 5p में हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5d में हम देख रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्साइड स्टेट में। हमने इन सभी ऑर्बिटल्स को मिलाया और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना दिया। एक s 3p 3d जुड़ रहे हैं, नाम हुआ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं और इन सबको हम बोलते हैं sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनसे जुड़ने आ रहा है फ्लोरीन। आयोडीन के इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। अब हमें फ्लोरीन के दिखाने हैं। लिखना पड़ेगा हमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन sp3d3 hybrid orbitals are shared by fluorine atoms। ये हमारे पास px है, ये हमारे पास py है, ये हमारे पास pz है, ये हमारे पास dxy है, dxz and this is dyz। अल्टीमेटली 7 ऑर्बिटल्स sp3d3 हमें ऐसे मिल रहे हैं। सबसे सिंपलेस्ट शेप हमारे दिमाग में आती है कि हम क्या बनाएं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ज्वाइन करके हम बना लेते हैं सेप्टागन, जिसे बोलते हैं सेप्टागन। लेकिन अगर हम सेप्टागन बनाएंगे तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बेटा, बॉन्ड एंगल हो जाएगा 360 डिग्री डिवाइड बाय 7। बताओ कितना हो जाएगा, 51.4 डिग्री आपने बोला, तो ये तो बहुत छोटा हो गया 90 डिग्री से। तो ये तो शेप पॉसिबल नहीं है भाई। क्यों नहीं हो रही पॉसिबल, आपके सामने लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल, क्योंकि बॉन्ड एंगल बहुत छोटा हो गया। तो अब हम इसकी शेप बनाने के लिए पहले प्रीवियस केसेस देखते हैं। आज हमने क्या सीखा, जब हमारे पास 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे तो हमने क्या रखा, 3 को प्लेन में रखा, एक ऊपर एक नीचे। जब हमारे पास 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए तो अब हमने उन्हें क्या करा, 4 को प्लेन में रखा, एक ऊपर एक नीचे। अब इसी तरह से अगर मेरे पास 7 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं तो मुझे उसे क्या करना चाहिए, सर 5 प्लेन में रख लो, इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगी, और ऊपर एक और नीचे एक, यानी 2 एक्सेल में हो जाएंगे, 5 इक्वेटोरियल में हो जाएंगे। बिल्कुल यही तरीका हम इस पे लगाने वाले हैं। तो चलो इसको आप सोचते हैं स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आयोडीन को आप बीच में रखिए, इससे पहले आप 5 बॉन्ड्स को बनाकर ज्वाइन करके आप इससे एक पेंटागन बनाइए। एक बॉन्ड प्लेन से ऊपर रखिए और एक बॉन्ड प्लेन के नीचे रखिए। सभी जगह फ्लोरीन को लगा देते हैं, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन है, यहाँ भी फ्लोरीन, यहाँ भी फ्लोरीन, सेम ऊपर नीचे भी हमारे पास फ्लोरीन है। जो ऊपर नीचे वाली पोजीशन होती है ये एक्सियल पोजीशन होती है, और जो प्लेन में जो पोजीशन होती है इसे हम इक्वेटोरियल पोजीशंस बोलते हैं। अगर हमें किसी फ्लोरीन को बोलना हो तो हमारे लिए इजी होगा कि हम इक्वेटोरियल की बात कर रहे हैं या एक्सियल की बात कर रहे हैं। अब क्वेश्चन बनता है, बताइए इस शेप को क्या नाम देंगे। तो ये शेप हो जाती है बेटा, एक पेंटागन है, पेंटागोनल पिरामिड है। पेंटागन के ऊपर भी पिरामिड है, पेंटागन के नीचे भी पिरामिड है, इसलिए इसे बोल रहे हैं पेंटागोनल बाय पिरामिड। हम बॉन्ड एंगल की बात करेंगे। सबसे पहले बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है बिटवीन एक्सियल एंड एक्सियल पोजीशन। 180 डिग्री बेटर देन 51.4 डिग्री होगा। इसके बाद हम बात करेंगे ये एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में कितना एंगल नजर आ रहा है, 90 डिग्री। जब भी एक वर्टिकल एक्सिस और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के बीच में हम एंगल को बात करते हैं तो वो 90 होता है हमेशा बिटवीन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल।
अब मेरा क्वेश्चन है कि ये इक्वेटोरियल के बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 डिवाइड बाय 5 दैट इज 72 डिग्री। 72 डिग्री बॉन्ड एंगल बेटर देन 51.4 डिग्री है। 90 डिग्री जो एक्सल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल आ रहा है इज अगेन फार बेटर देन 51.4 डिग्री है। इसीलिए इसकी शेप इस तरह से बनती है। तो ये बन गया पेंटागोनल बाइपिरामिडल। अब मुझे इसका एचओडी बनाना था, तो एचओडी का भी तरीका यही बन जाता है बेटा। पहले आप 5 ऑर्बिटल्स एक प्लेन में दिखाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, सब में एक इलेक्ट्रॉन। अब आप एक अबव द प्लेन दिखाएंगे, छोटा लोब बिलो द प्लेन दिखाएंगे। फिर से बनाते हैं नीचे वाला, ऊपर नीचे वाले को थोड़ा सा लंबा बनाया करें। मैंने पहले ही बताया था, सारे इक्वल शेप में बना दोगे तो क्या होगा, एक फ्लावर जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि हमें नहीं दिखाना। ये हमारे पास आयोडीन है। अब हमें फ्लोरीन को दिखाना, 1 2 3 4, फिफ्थ वाला सेम 6, और ये हमारे पास हो गया 7th वाला। यहाँ पे हम शेडिंग कर देते हैं इसमें। ये भी फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन, ये भी फ्लोरीन। हाइब्रिडाइजेशन पे जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आता है वो ये है, ध्यान से समझें इसे। डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इथेन, सेकंड पार्ट इथीन एंड थर्ड पार्ट इथाइन। हमें इथेन, इथीन, इथाइन तीनों का डिस्कशन करना है। सबसे पहला पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, इसको समझेंगे। इथेन, इथेन का फॉर्मूला आप जानते हैं, C2H6 होता है। 10th में आपने इसके बारे में पढ़ा है कि इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं। एक कार्बन से 3 बॉन्ड दिखाएंगे, यहाँ भी एक कार्बन से हम 3 बॉन्ड दिखाएंगे। ये जो सिंगल बॉन्ड होता है इसे हम सिग्मा कहते हैं। ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। सेम यहाँ पे भी हम 3 सिग्मा दिखा रहे हैं। अगर हम देखें तो एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। हम जो भी हाइब्रिडेशन बता रहे हैं हमें विद रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन बताना है। तो 1 कार्बन की हम बात करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p2। दिस इज हीलियम। 2s2 2p2। 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे है। क्योंकि कार्बन को 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, इसका मतलब है कार्बन को 4 सिंगल बॉन्ड बनाने हैं। इट मींस उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होने चाहिए। तो उसने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर दिया। अब इसके आगे नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं। इसका मतलब हुआ 2s में 1 इलेक्ट्रॉन है, अब 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइड स्टेट। हमने इन चारों को मिलाया और इन्हें इक्वल एनर्जी का बना दिया। 1s एंड 3p पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। इसे बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो ऑर्बिटल्स हमें मिले हैं इन्हें बोलते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इनकी फिलिंग करनी है हम, तो फिलिंग करके दिखाएंगे। 1 2 3 4। फिलिंग करने के लिए कौन कौन आ रहा है इस बात को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे फिलिंग एक हाइड्रोजन कर रहा है, एक और हाइड्रोजन कर रहा है, एक हाइड्रोजन कर रहा है और एक कार्बन के साथ हो रही है। कार्बन को हमने ब्लू से दिखाया तो हम ब्लू से इसे दिखा रहे हैं कि कार्बन जो है उसके साथ एक बॉन्ड बन रहा है। तो सेम चीज यहाँ पर कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन 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 और एक जो नेक्स्ट कार्बन है वो फिल कर रहा है। तो हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन
sp3 hybrid orbitals are shared by, किस किस से शेयर होने बताइए, 3 हाइड्रोजन एटम एंड 1 कार्बन एटम। एक, अब sp3 की शेप सोचते हैं, आप सबको मैंने पढ़ा रखा है पहले से। सोचिए sp3 की क्या शेप सिखाई गई। टेट्राहेड्रल शेप हम ऐसे बनाते हैं, हम ड्राइंग को सही से समझाने के लिए इसे थोड़ा हॉरिजॉन्टली बना रहे हैं, यानी कि मैंने इसको हॉरिजॉन्टल में बनाऊंगा तो कुछ ऐसे समझ में आएगा। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा एंड फोर्थ हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। 1 2 3 4 4 हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, टेट्राहेड्रल शेप में थे, हमने उन्हें दिखा दिया है। अब हमें शेयरिंग दिखानी है, तो जैसे कि मैंने बताया मैं हाइड्रोजन को ब्लू से दिखा रहा हूं, तो ये हाइड्रोजन है हमारे पास है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे कार्बन है। अब ये कार्बन को देखते हैं ये कितने बॉन्ड्स बना रहा है, तो हमें नजर आता है ये कार्बन भी 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, टोटल 4 सिग्मा बना रहा है, 4 सिग्मा बना रहा है। इसका मतलब इसके लिए भी यही रूल अप्लाई होता है कि ये भी 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसका मतलब ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है, इसका मतलब इसके भी साथ भी यही चीज हमें दिखानी होगी। तो हम कह सकते हैं जो हमारा नेक्स्ट कार्बन है उसके लिए भी हमें सेम तरीके से sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखानी होगी। तो ये हमारे पास कार्बन था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐसे दिखा रहे हैं। अब हाइड्रोजन की टर्न है, उसे दिखाना है, ये रहा हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया हमने, सेम इसको सही से बनाया था दोबारा से, ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, सेम ये रहा हाइड्रोजन, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। जो भी हमें इलेक्ट्रॉन दिखाए इनको हम प्रॉपर शेडिंग कर देते हैं। याद रखिए कुछ स्कूल्स कहते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मिलने से आप उस पोर्शन को शेड करके दिखाएंगे, कुछ स्कूल्स कहते हैं नहीं आप इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को शेड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ स्कूल्स कहते हैं नहीं आप ऐसे दिखाओ, एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। तो मैं कहता हूँ जैसे आपके स्कूल टीचर्स बोल रहे हैं वैसे आप दिखा दीजिए। अभी तो सब्जेक्टिव पेपर नहीं हो रहा है आपका, लेकिन फाइनल्स तो सब्जेक्टिव ही होंगे, तो जब फाइनल सब्जेक्टिव होंगे और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही दिखाना होगा। बॉन्ड का नाम देंगे, दिस इज सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स आ गए। मार्किंग कर रहे हैं बेटा, हमने क्या कार्बन बोल रहे हैं, तो हमारे पास ये कार्बन था, ये भी कार्बन था, बाकी सब हाइड्रोजन था। इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। एचओडी आप बोल देते हो शॉर्ट में, लेकिन एग्जाम में नहीं चलेगा एचओडी वर्ड। स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर हमने कैसा बनाया, तो हमारे पास यहाँ पे एक कार्बन एटम है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम है, 3 बॉन्ड ऐसे हैं और 3 बॉन्ड ऐसे हैं। ये बॉन्ड प्लेन में नहीं है, ये जो पर्टिकुलरली बॉन्ड है ना ये प्लेन से बाहर निकला हुआ है, तो प्लेन से बाहर निकला हुआ थोड़ा सा टिल्ट बनाएंगे, तो इसे फिर से रीडू कर रहा हूं मैं। बीच वाला बॉन्ड है वो प्लेन से बाहर निकला हुआ है, उसे थोड़ा सा आप टिल्ट बनाएंगे तो वो 3D अपीयरेंस देगा हमें। तो यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम ब्लू से दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर बन गया। अब हमें नाम बताना होगा कि ये जो शेप हमने बनाई है क्या है। तो जब भी हम नाम बताते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन बताते हैं। तो मैं सिर्फ इस कार्बन को देख रहा हूँ, ये कार्बन इस तरह से बॉन्ड बना रहा है, ऐसे बॉन्ड को सीधा कर लो तो ये बॉन्ड ऐसे शेप नजर आएगी। ये शेप हम पहले पढ़ चुके हैं, इस शेप को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल शेप। अब मुझे बॉन्ड एंगल बताना होगा कि ये जो बॉन्ड एंगल है ये कितना होगा। तो आपको पता है टेट्राहेड्रल के अंदर बॉन्ड एंगल कितना होता है, दैट इज 109 डिग्री। दिस इज 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये हमारे पास इसका बॉन्ड एंगल हो गया। तो हमने दोनों बातें बता दी, किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है, किस तरह से इसकी शेप बनती है और कैसे इसका एचओडी बनता है, ये सारी बातें हमारी डिस्कस हो गई। और अब हम बात करने वाले हैं इथीन के बारे में। तो आप इथीन को समझेंगे बेटा, इथीन को कैसे हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सेकेंड टॉपिक इथीन है। इथीन का स्ट्रक्चर इथीन से थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर्मूला आप जानते हैं C2H4 होता है। इसका मतलब हुआ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है बाकी बॉन्ड्स को हम दिखाएंगे। 10th में आपने पढ़ रखा है इस तरह का स्ट्रक्चर।
अब 11th वाला रूल लगाते हैं, जब भी सिंगल बॉन्ड होता है इसका मतलब सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा होता है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा एंड 1 पाई, राइट। एक कार्बन को देखिए, बस एक कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है। अगर मैं सिर्फ इस कार्बन को देख रहा हूँ तो ये कार्बन मुझे नजर आ रहा है 1 सिग्मा, सेकेंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा। एक कार्बन 3 सिग्मा बना रहा है और एक पाई बना रहा है। तो अब कार्बन के बारे में सोचेंगे, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2 बन जाती है, दैट इज हीलियम 2s2 2p2, इट मींस हीलियम 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट पे। अब आने वाले गैस 4 हैं, क्योंकि कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक बॉन्ड तो शिफ्ट करना पड़ेगा p में। अब 2s में हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है एंड 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये कॉन्फ़िगरेशन होती है एक्साइड स्टेट। लेकिन कार्बन को सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं सिर्फ उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की नीड होती है। फिर सुनिए, कार्बन को 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, जितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं उतने ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, यानी हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए। इसका मतलब 3 ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी। इस p वाले ऑर्बिटल को हम पहले से छोड़ रहे हैं, इसको हम हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करा रहे। क्यों नहीं करा रहे? क्योंकि कार्बन को एक पाई बॉन्ड बनाना है और जो पाई बॉन्ड होता है वो हमेशा p ऑर्बिटल ही बना सकता है, s नहीं बना सकता। अब मेरे पास बचता है 1s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल, दोनों को हमने मिलाया, इक्वल एनर्जी का बनाया। एक s जुड़ रहा है, 2 p जुड़ रहे हैं, नाम हुआ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसका नाम होता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ज्वाइन करने आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन। लिखना पड़ेगा हमें, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp2 hybrid orbitals are shared by electrons of किसके? 2 hydrogen atoms and 1 carbon atom। ये सारी बातें हमें इस डायग्राम से क्लियर होती हैं कि कितने कार्बन एटम से जुड़ना है और कितने हाइड्रोजन एटम से जुड़ना है। तो ये सारी बातें हमें यहां से क्लियर हो रही हैं कि ये जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हाइड्रोजन एटम से शेयर होने वाले हैं और एक कार्बन एटम से शेयर होने वाला है। अब HOD की बात करेंगे हम। sp2 हाइब्रिडेशन दिखानी है कार्बन को। बताइए sp2 की क्या शेप हमने सीखी है? हमने सीखा है कि ट्रायंगुलर प्लेन है, इस तरह से बनता है। एक हमारे पास लोब ये रहा, दूसरा लोब हमारे पास ये रहा और तीसरा लोब ये रहा। सभी इक्वल शेप के होने चाहिए। अगर इक्वल नहीं बने तो उन्हें इक्वल बनाओ, मुझसे नहीं बने तो मैं भी दोबारा से बना लाइक दिस। इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह दूसरे कार्बन के लिए सोचो, दूसरा कार्बन जो होगा उसके साथ भी यही होगा कि वो भी sp2 शेप दिखाएगा। तो उसका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। इक्वल शेप का बनना चाहिए। ये वाला थोड़ा सा लार्ज बन गया था लाइक दिस। जब आप पेपर बनाएंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। अभी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पे बना रहा हूँ तो इसके थोड़ा सा ड्राइंग आगे पीछे हो रही है। अब मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिखाने हैं तो इलेक्ट्रॉन सीख रहे हैं कैसे दिखाएं। मैं सारे इलेक्ट्रॉन्स हटा रहा हूँ फिर दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये कार्बन की बात हो रही है, ये हमारे पास कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। दोनों कार्बन को हमने बना दिया है। अब हमें हाइड्रोजन दिखाना है। हाइड्रोजन हम ब्लू से दिखा रहे हैं। तो हाइड्रोजन हो गया एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो ये हमने चारों हाइड्रोजन दिखा दिए हैं। अब इसको शेडिंग करके दिखा देंगे। जैसे कि मैंने कहा था, कुछ स्कूल्स में शेडिंग बोला है, कुछ स्कूल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेशन बोला है, कुछ स्कूल्स में एरो बोला है। जैसा आपके स्कूल में बोला है वैसा आप करें। मेजॉरिटी में स्कूल्स में शेडिंग बोलते हैं और बुक्स में भी शेडिंग होती है, तो इसलिए हम शेडिंग से दिखा रहे हैं।
ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर को, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई भी दिखाना है, और हमने पी ऑर्बिटल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने पी ऑर्बिटल को पाई बॉन्ड बनाने से फ्री कर रखा है। हमने कहा है कि ये वाला जो पी ऑर्बिटल है ये आगे पाई बॉन्ड बनाएगा। अब पाई बॉन्ड कैसे बनता है बेटा? पाई और बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल से पीछे बनता है, तो हमें पी ऑर्बिटल्स दिखाने हैं। आप किसी और कलर से उसको दिखा सकते हैं, लेट्स से मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारे पास एक पी ऑर्बिटल। देखो एक खास डिफरेंस होता है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसमें एक लोब बड़ा होता है, एक लोब छोटा होता है, लेकिन जो पी ऑर्बिटल होता है उसमें दोनों तरफ सिमेट्री होती है, यानी जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, और इसमें छोटा बड़ा लोब नहीं होता है। याद रखिएगा, sp2 हाइब्रिडॉल में एक बड़ा लोब, या किसी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक बड़ा लोब और छोटा लोब होता है, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है उसमें जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो इस छोटी छोटी बात को हम ध्यान रखेंगे। तो इन्हें हटा देते हैं, फिर से दिखा रहा हूं आपको। ये हमारे पास p ऑर्बिटल है, ये रहा इसका एक लोब, ये रहा इसका दूसरा लोब, कोई छोटा बड़ा नहीं, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इसी तरह से इस कार्बन को दिखाइए, ये रहा इसका एक लोब, ये रहा इसका दूसरा लोब, लाइक दिस, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हमने क्या सीखा था? जब भी हमें पाई बॉन्ड दिखाना है तो जो ऊपर नीचे हम इसकी साइड बाय साइड ओवरलैपिंग करेंगे, ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है लाइक दिस, और इसी तरह से ये इसके साथ ओवरलैप हो रहा है लाइक दिस। इस तरह से हमें ओवरलैप करके दिखाना है। मेरे पास शेडिंग है इसलिए मैं शेडिंग कर सकता हूँ, आप लोग इसे लाइन से ऐसा दिखा सकते हैं कि हमने इसको दिखा दिया कि ये इसके साथ यहाँ पे ओवरलैप हो गया, साइड बाय साइड ओवरलैप हो गया। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ ओवरलैप हो गया लाइक दिस। ऊपर नीचे ओवरलैपिंग करने से हमें सिर्फ 1 पाई बॉन्ड मिला है। तो ये जो हमने बनाया है इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम से हम सीखने वाले हैं कि इससे कैसे बनाएंगे हम स्ट्रक्चर। तो अब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखाया जाएगा। तो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन ने इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड बनाया, एक पाई बॉन्ड बनाया। आपको याद रखना है कि कार्बन sp2 शेप, sp2 हाइब्रिडेशन दे रहा है जिसकी शेप एक ट्राइंगल होती है, तो आपका एक ट्राइंगल बनना चाहिए। ये हमारे पास बॉन्ड है, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एक बॉन्ड है, यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड है, यहाँ भी हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को मैं ब्लू से दिखा रहा हूँ तो मैं इसे ब्लू से ही रिप्रेजेंट करूंगा। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है। मैंने कहा कि हमें स्ट्रक्चर का इस तरह से ध्यान रखना है कि ये जो देखो, अगर मैं कॉर्नर मिलाऊं, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा और एक कॉर्नर ये रहा, अगर मैं इन तीनों कॉर्नर्स को ऐसे ज्वाइन करूं तो दिखना चाहिए कि एक ट्राइंगल बन रहा है। इसी तरह से इसको देखो, अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसे, मैं एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, एक कॉर्नर ये रहा, अगर मैं इन तीनों को ऐसे ज्वाइन करूं तो एक ट्राइंगल बनना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड हम मार्क कर देते हैं, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए। मैंने अभी आपको ट्राइंगल मार्क करके दिखाया किस तरह के ट्राइंगल्स टीचर देखते हैं कि कैसी शेप बच्चे ने बना के दी है। शेप की बात करते हैं अब हमें, क्योंकि एक ही कार्बन के रिस्पेक्ट में शेप बात कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्लेनर। इथाइन का फॉर्मूला आप जानते हैं, दैट इज C2H2 होता है। C2H2 का मतलब हो गया कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब 1 सिग्मा होता है, और जब भी ट्रिपल बॉन्ड हमसे दिए जाते हैं इसमें बीच वाला सिग्मा होता है, ऊपर वाला पाई होता है, नीचे वाला भी पाई होता है। ये बात आपने पहले से सीखी है। तो अब कार्बन के बारे में डिस्कशन करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। इट मींस हीलियम 2s2 2p2। इट मींस हीलियम 2s में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2p में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट के होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? क्योंकि कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड्स बनने हैं। अब ध्यान से देखिए, ये जो टोटल 4 बॉन्ड्स बनने हैं, इसमें से ये कॉन्फ़िगरेशन एक्साइड स्टेट पर है, ये जो टोटल 4 बॉन्ड्स बनने हैं कार्बन के, इसमें से 2 सिग्मा बनने हैं और 2 पाई बनने हैं।
और पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल बना सकता है। तो हमें पहले से कहना पड़ेगा कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है इट इज बिजी इन मेकिंग पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड। ये वाले इलेक्ट्रॉन को भी हम फ्री कर देंगे फॉर मेकिंग पाई बॉन्ड। क्यों फ्री कर दिया? क्योंकि हमें नजर आ रहा है, इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखिए, हमें नजर आ रहा है कि एक कार्बन 2 सिग्मा बनाता है, 2 पाई बनाता है, और पाई हमेशा पी ऑर्बिटल बना सकता है। एस का तो फेलियर है कि वो कभी पी ऑर्बिटल नहीं बना सकता, एस का फेलियर है कि कभी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ पी ऑर्बिटल ही पाई बॉन्ड बना सकता है। दैट्स व्हाई हमने 2p के 2 ऑर्बिटल्स को फ्री कर दिया, पहले से हाइब्रिडेशन लेने से फ्री कर दिया, उनको पाई बॉन्ड के रख दिया। अब बचा एक एस बचा और एक पी बचा, इन दोनों को मिला दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन, एक एस जुड़ रहा है, पी जुड़ रहे हैं, नाम हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, और इनका नाम होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनसे जुड़ने का बना रहा है। ये जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, इनसे जुड़ने आ रहे हैं एक एक इलेक्ट्रॉन, उनको हम रेड से दिखा रहे हैं। देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन किसके हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का जुड़ने आ रहा है और एक कार्बन का जुड़ने आ रहा है। इसी बात को हमें लिखना होगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन sp hybrid orbitals are shared by one electron of hydrogen atom and one electron of कार्बन एटम। जो भी आप ड्राइंग बना रहे हो उसको साथ साथ लिख दो कि हम इसमें जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखा रहे हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर होगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर होगा। अब हम HOD की बात करने वाले। लीनियर शेप होती है, तो लीनियर शेप तो ऐसे बनती है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन। दूसरा कार्बन होगा, उसकी शेप भी लीनियर होगी क्योंकि sp ही दिखाएगा हाइब्रिडाइजेशन, तो उसकी शेप भी लीनियर ऐसे ही मिलेगी। अब हमें हाइड्रोजन एटम दिखाना है, तो हाइड्रोजन एटम ये रहा, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, सेम यहाँ भी हाइड्रोजन एटम, उसका एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। शेयरिंग करके दिखाएंगे हम। यहाँ पे हमने दिखाया कि इससे एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी दिखाया ये भी एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, यहाँ भी दिखाया इसमें एक सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। फिगर को ध्यान से देखिए, इस फिगर में मुझे नजर आ रहे हैं 3 सिग्मा है, 1 सिग्मा, सेकंड सिग्मा, थर्ड सिग्मा। और यस, जो मैंने HOD बनाया उसमें भी 3 सिग्मा हमें नजर आ रहे हैं। मार्किंग कर देते हैं कार्बन कौन है और हाइड्रोजन कौन है। तो ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास कार्बन है, वाइल ये जो ब्लू से हमने बनाया है ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब बारी आती है पी बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाने की। तो पाई बॉन्ड कैसे दिखाएं बेटा? पाई बॉन्ड हमेशा पी ऑर्बिटल बनाते हैं, तो पी के 3 ऑर्बिटल थे, 2px, 2py, 2pz। मैंने मान लिया 2px बिजी हो गया sp हाइब्रिडेशन बनाने के लिए। अब कौन बचा? 2py बचा, 2pz बचा। तो मैं 2py दिखाने वाला हूँ। चलो ग्रीन से दिखा रहे हैं उसे 2py, y एक्सिस के अलॉन्ग दिखाएंगे। इसी तरह यहाँ पे दिखाइए। अब हमें शेडिंग दिखानी है, तो शेडिंग करने के लिए हम दिखा सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेड हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से शेड हो गया, और ऐसा करने से हमें एक पाई बॉन्ड मिल गया, राइट। अब हमें दूसरा पाई बॉन्ड दिखाना है, तो मैं उसके लिए दूसरा कोई कलर ले लेता हूँ समझाने के लिए। ये थी हमारे पास एक्स एक्सिस, ये थी हमारे पास वाई एक्सिस, तो बताइए जेड एक्सिस कैसे दिखाएं बेटा? तो मुझे इसी डायरेक्शन में दिखाना होगा, बचा हुआ पी ऑर्बिटल लाइक दिस, लाइक दिस। ध्यान से देखें कि इसको इतना लंबा ना बनाएं कि इसके साथ ओवरलैपिंग करता हुआ नजर आए। हमें शेडिंग करते समय ध्यान रखना है, इसको इतना बड़ा नहीं बनाना कि ये दूसरे वाले पी ऑर्बिटल को ओवरलैप करता हुआ नजर आए। और मैंने अभी समझाया था एक हाइब्रिड ऑर्बिटल की और एक नॉर्मल ऑर्बिटल की पहचान क्या होती है। अब मुझे शेडिंग दिखानी है कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होंगे। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन कहा मैं तुम्हें दे देता हूँ, ये कहता है मैं तुम्हें दे देता हूँ, दोनों साइड बाय साइड शेडिंग अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे दिखा दें, एक और तरीका इसे दिखाने का, आप इसे थोड़ा पेंसिल से शेड करते हुए इस तरह से दिखा दीजिए। ये जो हमने शेड करा है, इससे जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड कहते हैं। तो हमने ऊपर नीचे शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है, उससे हमने पाई बॉन्ड को बना लिया है। अब हम बात कर रहे हैं ये होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं इसे बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। दिस इज हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम। और
इसका हम लाइन ड्रॉ करके पार्टीशन कर देते हैं। अब हमें दिखाना है कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा। तो कार्बन ने इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड बनाया, एक और पाई बॉन्ड बनाया, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ भी हाइड्रोजन है। इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। इस शेप का नाम सोचते हैं, ऐसी शेप जो कि लाइन में है, इसे बोलते हैं लीनियर। और इस बॉन्ड एंगल की हम बात करते हैं, ये बॉन्ड एंगल हमारे पास होता है, इसका नाम होता है 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं कार्बन कंपाउंड्स में कौन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो कार्बन कंपाउंड्स हमें 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। यहाँ पे है सीरियल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसकी क्या शेप बनती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है, कितने पाई बॉन्ड्स बनाता है, कितने टोटल बॉन्ड्स बनाता है, और यहां बात करते हैं बॉन्ड एंगल की। सबसे पहली हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। इसकी शेप बनती है लीनियर। स्ट्रक्चर होता है इसका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, या हम इसे दिखा सकते हैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब है कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई है, ये भी पाई है, और ये एक सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 2 पाई बॉन्ड्स बनाए हैं, टोटल बॉन्ड्स 4 हैं, और इनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होता है। सिमिलरली यहां भी काउंट कर सकते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये सिग्मा बॉन्ड है। कार्बन ने 2 सिग्मा 2 पाई टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए जिनका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन सीखेंगे। कार्बन दूसरी हाइब्रिडाइजेशन दिखाता है, दैट इज sp2। इसकी शेप होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहां भी 2 बॉन्ड्स, यहां भी 2 बॉन्ड्स। ऐसा भी हो सकता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऐसा भी हो सकता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। जब भी कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है तो इसका मीनिंग है कि ये एक सिग्मा बॉन्ड है और ये एक पाई बॉन्ड है, वाइल सिंगल बॉन्ड का मतलब सिग्मा है। इट मींस कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है, 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं, टोटल बॉन्ड्स 4 हैं, और इनके बीच में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। सिमिलरली यहां भी हम देख सकते हैं, ये सिग्मा है, ये पाई है, ये सिग्मा और ये सिग्मा है। कार्बन ने 3 सिग्मा 1 पाई टोटल बॉन्ड्स 4 बनाए हैं। यहां भी 1 सिग्मा 1 पाई है, ये सिग्मा ये सिग्मा। कार्बन ने 3 सिग्मा 1 पाई बॉन्ड और टोटल 4 बॉन्ड्स बनाए हैं। अब इसी तरह हम थर्ड टाइप को समझेंगे। थर्ड टाइप हमारे पास है और इसका नाम होता है sp3। जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो शेप का नाम होता है टेट्राहेड्रल। कार्बन ने इस तरह 4 बॉन्ड बनाए हैं। समटाइम्स कार्बन कार्बन से कंबाइन होता है तो 4 बॉन्ड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब भी सिंगल बॉन्ड बनता है इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है। इट मींस कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 0 पाई बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड्स 4 हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। सिमिलरली यहां भी कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है और 0 पाई बॉन्ड है, टोटल बॉन्ड्स 4 हैं, जिनके बीच में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट्स होता है। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और समझते हैं कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है जिसमें हमसे कहा गया है, राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन एटम एंड आल्सो कैलकुलेट सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। फर्स्ट कंपाउंड हमें दिया है प्रोपीन, दैट इज CH3CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले हम इस कंपाउंड को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे।
कार्बन से 3 हाइड्रोजन अटैच हैं, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच है, डबल बॉन्ड कार्बन जिससे 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। वन सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। सिमिलरली ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा और पाई है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये भी सिग्मा बॉन्ड है। यहां पर हम टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, दैट इज 8 बॉन्ड्स, और टोटल पाई बॉन्ड्स काउंट करते हैं, दैट इज 1। अब क्योंकि ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। ये कार्बन 3 सिग्मा और एक पाई बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। आपको इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन रिप्रेजेंट करनी है और टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को काउंट करना है। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमसे कहा गया है ब्यूटाइन, तो सबसे पहले हम ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ब्यूटाइन का फॉर्मूला होता है CH3CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन से 4 बॉन्ड्स अटैच हैं, जिसमें से 3 हाइड्रोजन के हैं। अगेन कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन के साथ अटैचमेंट है और एक कार्बन के साथ। ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड H। अब हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे। दिस इज सिग्मा सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा एंड 2 पाई, और ये सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं, दैट इज 9 बॉन्ड्स, और टोटल पाई बॉन्ड्स होते हैं 10। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है, क्योंकि ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये कार्बन भी 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, हाइब्रिडेशन sp3 है। ये कार्बन 2 सिग्मा और 2 पाई बना रहा है, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन sp है। और ये कार्बन भी 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन भी sp होगी। अब इसी तरह थर्ड केस देखेंगे। थर्ड केस में हमारे पास कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है CO2। कार्बन डबल बॉन्ड O और यहां भी डबल बॉन्ड O। डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई, और ये भी 1 सिग्मा 1 पाई, क्योंकि कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बना रहा है, दैट्स व्हाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं 2 और टोटल पाई बॉन्ड्स होते हैं 2। इसी तरह हम इथेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इथेन नाइट्राइल का फॉर्मूला होता है CH3CN। इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म लिखेंगे। कार्बन से 3 H अटैच हैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। सिग्मा पाई बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे। ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिग्मा, दिस इज पाई पाई। यहां टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 पाई बॉन्ड्स हैं। यहां कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। ये कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बनाता है, दैट्स व्हाई इसकी हाइब्रिडेशन sp होती है। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास कंपाउंड है इथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। इसे एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे CHHH C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। एक कार्बन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा। अगेन ये सिग्मा और ये पाई और ये सिग्मा होता है, क्योंकि एक कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, दैट्स व्हाई इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। ये कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई बनाता है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करेंगे, दैट इज 6 बॉन्ड्स, और टोटल पाई बॉन्ड्स होते हैं 1। अब इसी तरह इथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखेंगे। कार्बन यहाँ पे है डबल बॉन्ड O OH, यहाँ पे है H। सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे।
दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा, अगेन सिग्मा, ये होता है सिग्मा पाई, ये सिग्मा सिग्मा। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकालते हैं, दैट इज 7 बॉन्ड्स, वाइल टोटल पाई बॉन्ड्स होते हैं 1। क्योंकि फर्स्ट कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड्स बना रहा है, इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है। ये कार्बन 3 सिग्मा 1 पाई बनाता है, इसकी हाइब्रिडेशन sp2 है। अब हम बेंजीन का स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे। बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, कार्बन कार्बन, यहां पे भी हमारे पास है कार्बन, एक साइक्लिक रिंग बनेगी जिसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे, सभी कार्बन से हाइड्रोजन अटैच होंगे। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स को कैलकुलेट करेंगे। दिस इज सिग्मा, सिग्मा पाई, सिग्मा, अगेन सिग्मा पाई, दिस इज सिग्मा, अगेन सिग्मा पाई, दिस इज सिग्मा। ये भी सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करेंगे, दैट इज 12। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होते हैं 3। क्योंकि बेंजीन में ईच कार्बन 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाता है, इसलिए ईच कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अब हम लास्ट केस को स्टडी करेंगे, उसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। जहां भी सिंगल बॉन्ड आता है इसका मतलब है ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा। ट्रिपल का मतलब होता है 1 सिग्मा 2 पाई, सिंगल का मतलब अगेन सिग्मा, ये भी सिग्मा, और डबल बॉन्ड का मतलब होता है 1 सिग्मा 1 पाई। अब हम टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करते हैं, दैट इज 10 बॉन्ड्स। इसी तरह टोटल पाई बॉन्ड्स निकालेंगे, दैट इज 3 बॉन्ड्स। अब हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे, क्योंकि फर्स्ट कार्बन 3 सिग्मा एंड 1 पाई बनाता है, दैट्स व्हाई हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। सेकेंड कार्बन भी 3 सिग्मा 1 पाई बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। नेक्स्ट कार्बन 2 सिग्मा 2 पाई बनाता है, हाइब्रिडेशन sp है। नेक्स्ट कार्बन भी 2 सिग्मा 2 पाई बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी sp है। लास्ट कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, दैट्स व्हाई हाइब्रिडेशन sp3 होती है। आई होप आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पहला टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन समझ में आया होगा। अब आप इस पे बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम नया टॉपिक स्टडी करेंगे। थैंक यू।